सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट कायम है जिसके ऊपर वो ये मुसलसल अपनी आवाम को, कौम को, दुनिया को बताने में कामयाब हो रहे हैं या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। इंडियन टीवी, इंडियन मीडिया, इंडियन अखबारात, सोशल मीडिया के ऊपर एक मुसलसल ये वॉर जारी है जिसे 5th जनरेशन वॉर कहा जा रहा है। सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो इस वक्त आज 77वां दिन है कर्फ्यू का और जहाँ पे बंकर बनाए गए हैं, 9 लाख के करीब इंडियन आर्मी वहाँ मौजूद है, ना खाने पीने की अशिया है, मजालिम ढाए जा रहे हैं, स्कूल बंद है, अस्पताल बंद हैं। वो एक सिनेरियो, उसको छुपा कर दूसरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने और वहाँ हिंदुस्तान ने हमला किया है। आज एक सिनेरियो ये है जो सारी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है और पाकिस्तानी हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर अपोजिशन जमातें धरने की तरफ जा रही हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड कर रहा है। लेकिन सिनेरियो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है हिंदुस्तान को और जो कह रहे थे हिंदुस्तानी, और अभी भी आप इंडियन टीवी की तरफ जाएंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया है। पाकिस्तानियों ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में 9 इंडियन फ़ौजी हलाक किए हैं, 2 बंकर तबाह कर दिए हैं और क्लियरिटी से कहा है कि शहरियों की जो आबादी थी उसके ऊपर हमला किया गया है। पाकिस्तान मुसलसल अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान तेज़ी से अमन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने एक ऐसा मोदी सरकार ने एक ऐसा नैरेटिव लिया हुआ है जो एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर रहा है जो जंग की तरफ जा सकता है। मैं आपको कुछ वक्त पहले जो हिंदुस्तान का एक इन्वायरमेंट था जिसे पाकिस्तान ने एक्सपोज किया और सारी दुनिया को ये बताया कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म के अंदर मुलव्विस है, किस तरह से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में करवाता रहा है, कराची में करवाता रहा है, बलूचिस्तान में करवाता रहा है। एक ऐसा अफसर जिसका नाम कुलभूषण यादव, नेवी का कमांडर, वो पाकिस्तान के पास है इस वक्त। क्या कहता रहा है, जिसको कहते, जो अपने नाम को बताता रहा कि मैं हुसैन मुबारक पटेल हूँ और मैं एक ताजिर हूँ, उसने क्या क्या कबूला। मैं अगर आपको पहले वो सुनवाऊँ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई दुनिया के अंदर इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने जितनी जाने, जितनी कोशिशें, जितनी मोहब्बत के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, हिंदुस्तान का नैरेटिव पाकिस्तान के नैरेटिव के ऊपर वक्ती तौर पर हावी ज़रूर रहा है, लेकिन सच्चाई कभी भी छुपाने को छुपती नहीं। ये सारी सूरत हाल हम देखते रहे हैं और पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत खुलकर सामने आता रहा है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है और ये कुलभूषण यादव के जो आपने अल्फाज सुने ये आपके सामने है। और आज जो बंकर 2 पाकिस्तानी अफवाज ने तबाह किए हिंदुस्तान के, उसके बाद सफ़ेद परचम लहरा दिया है हिंदुस्तान ने मजबूरन। मैं यहाँ पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हारिस नवाज साहब, ये जो इंतशार की बात हो रही है, सारी दुनिया को पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई दफ़ा बावर कराया। मैंने भी आपको कुलभूषण यादव का ये शॉर्ट भी सुनाया है जिसके अंदर स्टेट टेररिज्म की बात न सिर्फ करता रहा है बल्कि अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है। इस वक्त जो इंडियन मीडिया के ऊपर पूरा एनवायरनमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने के ऊपर उन्होंने हमला किया था। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है, DGISPR ने इस बात को मुस्तरद कर दिया, उनको ट्वीट्स के अंदर मुस्तरद कर दिया और शहरी आबादी के ऊपर हिंदुस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन ये 5th जनरेशन वॉर का जो एनवायरनमेंट है जिससे सारी दुनिया को बहकाने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर बिल्कुल 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का अटैक किया हुआ है और बहुत इंसिडेंट हैं। सबसे ज़्यादा ये मुझे तो जो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है जी, वो ये लगती है कि जो एनिमी का नैरेटिव है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में दूरियाँ पैदा कर दो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लो, पाकिस्तान को इकनॉमिक तरक्की करने दो, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं आने दो, और उसकी जीती जाती मिसाल मौलाना फजल रहमान की है। आपके सामने देखें कि मौलाना फजल रहमान ये डंडा बरदार जो फोर्स तैयार कर रहे हैं और ये दुनिया को क्या मैसेज आ रहा है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इतनी जल्दी हमने बेहतर किया था, फौज ने पूरे मुल्क से टेररिज्म ख़त्म कर दिया, श्रीलंकन की क्रिकेट टीम आई, अभी आपके सामने ब्रिटिश रॉयल फैमिली होके गई है,
उससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में जाकर एड्रेस करके पाकिस्तान का इमेज बहुत बुलंद किया है। और इन सारी चीज़ों पर जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, हमने ये कर दिया, सबको ये मौलाना फजल रहमान की एक्शन तकलीफ मिल रही है। ये एक बहुत ख़तरनाक खेल चला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। मुझे यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इसका प्रॉपर इसका लेंगे, अटेंड करेंगे, इसको और पे एक्शन करेंगे। अब बात है, देखिए कश्मीर में अगर इन्हें हमला किया तो दिखाए ना कि कहाँ गए हैं, कौन से दहशतगर्द मार गए हैं, कहाँ पर जाकर हमला किया है। पहले भी ये गिदड़ बत्तियाँ लगाते रहे 27 फरवरी को, ये कुछ नहीं दिखा सके सिवाय एक कब्जे के और 2-3 दरख्त गिरे जो हमारे मीडिया ने कवर किया। इंडियन मीडिया कुछ ना दिखा सका, लेकिन इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है वो इंतहा से ज़्यादा, आज भी वो बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को ये फौज शहीद कर दिए। लेकिन आप दिखाएं, आप इस सफ़ेद झंडे क्यों खड़े कर रहे हैं, आप हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं कि हमें खुदा के लिए, रब के लिए हमें यहाँ से अपने फौजी उठाने दो, हमारी जख्मी चीखों पुकार कर इनको उठाने दो। ये अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का प्रोपेगेंडा झूठ, इंडियन हुकूमत झूठ और फौज नकारा, अनट्रेन, अनप्रोफेशनल फौज है। पाकिस्तानी फौज के नहीं मुकाबला कर सकते। पाकिस्तान ने इनको बहुत दफ़ा बताया। इशू ये है कि हम इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, क्योंकि उधर भी हमारे कश्मीरी भाई हैं। हम सिर्फ इनके बंकर, इनकी फौज, इनके हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचाते हैं। और आज मिसाल है कि 9 आदमी छोड़ के ये भाग जाते हैं, फिर जख्मियों को उठाते भी हैं, चीखते हैं तो खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उठा लो, हम मर जाएंगे। ये इस फौज का हाल है। इसलिए ये, लेकिन कमजोरी का है, हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे फॉरेन ऑफिस को इस वक्त चाहिए। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, जो सूरत हाल है सोशल मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो दुनिया भर में एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, उसका मीडिया इतना पावरफुल है और एक ही सिमत में काम कर रहा है उनका मीडिया, मुसलसल एक जंग की सूरत में और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार करने में, देने में, उसके ऊपर काम में मुसलसल लगा हुआ है। हसन मुर्तज़ा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर रहनुमा हैं उनके, ये इस वक्त मुल्क के अंदर का एनवायरनमेंट और बॉर्डर का एनवायरनमेंट और साथ ही ये 5th जनरेशन वॉर जिसके अंदर इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, झूठी चीज़ें, गलत कैंपेन, नेगेटिविटी दिखाना, दहशतगर्दी के एलिमेंट को दिखाना, ये इससे किस तरह पूरी कौम को मुत्तहिद रखा जाए, किस तरह अपोजिशन मानेगी कि हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर रहें और इंडिया का मुकाबला करें? बहुत शुक्रिया फैसल साहब। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान ने हमेशा जारियत की है, उसकी तरफ से हमेशा अग्रेशन सामने आया है और पाक फ़ौज और पाकिस्तानी कौम जो है उसने हमेशा उनका मुकाबला भी किया है और उनकी सख्तियाँ, उनकी तरफ से जो बॉर्डर लाइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं वो भी बर्दाश्त की हैं। हमारे जानी नुकसान भी हुए, माली नुकसान भी हुए। फॉरेन टेरर में हमने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ। यहाँ पे बेगुनाह नेते शहरी मारे गए, यहाँ पाक फ़ौज के जवान मारे गए, यहाँ पर सहाफ़ी मारे गए। मतलब है कि हमने बहुत नुकसान उठाए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कौमों को इकट्ठा करती हैं हुकूमतें। जी, हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ से कई दफ़ा हाथ बढ़ाया गया कि हम इन कौमी इश्यूज़ पर इकट्ठे हो जाएं जिसमें मुआशी हकूक़ की बात होती है। हम अपने जो सफारती सतह पर हम बिल्कुल अकेले तन्हा हो गए हैं, उसके लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के हमें अपनी ख़ारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें काफ़ी ऐसे कौमी इश्यूज़ हैं जिस पे अपोजिशन की राय लेना, उसको एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। हुकूमत की तरफ से हमेशा, अब इसी धरने फजलुर रहमान साहब के धरने के हवाले से अगर आप देखें तो जो हुकूमती रवैया था जिसमें कभी उन्हें गलत नामों से पुकारा जाना, और फिर वो वज़ीर आज़म की तरफ से, अगर शौकत बसरा साहब करें तो मैं नहीं समझता कि मैं करूं या शौकत बसरा करे, तो हम एक कारकुन हैं जी। अगर हमारी क़यादतें इस किस्म का करना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल है ये डायलॉग्स के रास्ते बंद करने वाली बात है। मैं तो यहाँ पे ये समझता हूँ कि हुकूमत का फेलियर है, ख़ारजा पॉलिसी कोई नहीं हमारी, हमारा कोई दोस्त जो है वो आज हमारा साथ देने को तैयार नहीं। सऊदी अरेबिया देख लें, कतर देख लें, दुबई देख लें, कोई भी पूरी जो इस्लामी दुनिया है आज उसमें पाकिस्तान अकेला खड़ा हुआ है।
और पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। अगर पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की हुक्मरान जमात वो चाहे तो अपोजिशन को मुत्तहिद भी कर सकती है। जो जायज़ मुतालबात हैं, उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। अगर ऑपो जलसा जुलूस रैली करना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो एहतजाज इश्यूज़ पर तो करने दें। आज महंगाई का इशू है, आज महंगाई पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा ये जो आज कश्मीर के अंदर मामला हुआ है इसको जरा मैं चाहता हूं कि इसको जरा हाईलाइट किया जाए, इसको डिस्कस किया जाए। शौकत बसरा साहब, ये जो इन्वायरमेंट है 5th जनरेशन वॉर का, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब से भी बात हो रही थी और हसन मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट देख रहे हैं जिसके अंदर मार्च की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है। हिंदुस्तान बिल्कुल फोकस्ड हो गया, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तानी फौज को, आवाम को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान के परसेप्शन को टारगेट कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक मुख्तसर वक्त में अपना एक बेहतरीन परसेप्शन जो है वो सारी दुनिया के अंदर पैदा किया, उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत वो रोल प्ले क्यों नहीं कर रही जिसका शिकवा जो है हसन मुर्तज़ा साहब भी कर रहे हैं? पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही कि एक एका हो जाए और हिंदुस्तान का मुकाबला किया जाए, जिस तरह से हिंदुस्तान 2-3 महाज के ऊपर पाकिस्तान पे मुसलसल हमले कर रहा है? फैसल भाई, सबसे पहले तो जो आम शहरी शहीद हुए हैं दहशतगर्द मोदी की हुकूमत और दहशतगर्द जो फ़ौज के हाथों, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके वर्षों को सब्र दे। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि उन्होंने उनके 9 फ़ौजी जहन्नम वासिल किए हैं और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। लेकिन इसमें कोई कतई दो राय नहीं है कि मोदी जो गुजरात का कसाई और गुजरात का कसाब है, जिस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हिटलर का रूप धार चुका है, मेरे ख्याल में अब तो दुनिया जो है उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अदरवाइज़ अब तो पाबंदियां लगनी चाहिए थी इस भारत के ख़िलाफ़ जो इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है हर जगह पे। और उनका रवैया देख लें, आज 70 दिन हो गए हैं, पता नहीं वो मुसलमान ज़िंदा भी हैं या मुर्दा हैं या किस हालत में हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, अफवाज वहाँ पे चढ़ी हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अब भारत के टूटने का वक्त है। इंशाल्लाह भारत ख़ुद टुकड़े टुकड़े होगा। भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो मुसलमान हों, वो सिख हों, वो और कौमें जो आबाद हैं, वो उनके ख़िलाफ़ वावेला कर रही हैं। और दूसरी बात इस वक्त जो कि हसन मुर्तज़ा साहब ने और आपने भी वो नुक्ता उठाया, मेरे ख़्याल में कश्मीर किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, कोई सियासी मसला नहीं है, ये हम सब का मुश्तरका मामला है। हमारी जान माल औलाद इस कश्मीर पे कुर्बान, उन कश्मीरियों पे कुर्बान जो कहते हैं कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब ये इशूज़ शुरू हुए, हमने मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, वहाँ पर डिस्कशन हुई, मुतफ़िका करारदाद पास हुई। लेकिन मैं इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में ये बात कहना चाहता हूँ फैसल भाई, आप अपोजिशन का रवैया देखिए कि अपने ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने अब ये जो धरना, सो कॉल्ड धरना शुरू किया है, इसका किसको नुकसान हो रहा है? आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर दिखाया जा रहा है तो मौलाना फजलुर रहमान की एक्टिविटीज़ को दिखाया जा रहा है, अपोजिशन की कारकर्दगी, अपोजिशन के इजलासों को दिखाया जा रहा है। और हर चैनल पे उनके जो डंडा बरदार लोग हैं, जो जिस तरह वो इस्लामियाँ ली जा रही हैं, जाहिर है इसका फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान का परसेप्शन। मैं बस साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ। एक मिनट फैसल भाई, एक फिक्रा FATF में आपको पता है कि भारत ने बाकायदा ये जो डंडा बरदार जुलूस निकाला है, फजलुर रहमान साहब ने उनकी टेपें पेश की हैं कि पाबंदियां लगाएं, ये दहशतगर्द मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान ये अपोजिशन, आपका पॉइंट आ गया। जी कॉज को आज देखें। बस साहब, मैं शाहिद लतीफ़ साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। असल में सिनेरियो ये है कि शाहिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान में अंदर भी चैलेंजेस हैं हुकूमत को। अच्छी एक इन्वायरमेंट को हुकूमत ने पैदा किया, एक इन्वायरमेंट था अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से पहले इमरान खान साहब ने जो इन्वायरमेंट किया, और वहाँ जाने के बाद फिर एक बेहतरीन किस्म का विजिट रहा, शाही कपल पाकिस्तान आया, इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान को बड़ी पज़राई मिली, एक पॉजिटिव इमेज आया, बहुत सारे ऑथर्स पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव लिख रहे हैं, इकॉनमी पाकिस्तान की बकौल हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर के पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। लेकिन इंडिया 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान पे मुसलसल हमले कर रहा है, उनका मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यहाँ पर LOC के ऊपर हमले मुसलसल हो रहे हैं, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बताते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप हैं जिसके ऊपर हमला किया गया। अभी आप देखें, हर पाकिस्तानी ये फील करेगा, इंडियन चैनल देख नहीं सकता। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास अंदरूनी बैरूनी इन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए कौन से रास्ते हैं?
शाहिद लतीफ़ साहब? देखें, रास्ते तो हैं, मगर काश अब ये कौम जो है इसको ये भी वो शऊर हासिल करे कि जिसमें ये पहचाने कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन है। अब तो एक लाइन लग गई है ना कि जी एक तरफ से FATF का मामला हल होने जा रहा है और दूसरी तरफ ये डंडा बरदार फ़ौज जो है स्क्रीनों पर आप ला के खड़ी कर देते हैं। ये आप क्या पैगाम भेज रहे हैं दुनिया को? इससे पहले आपको याद होगा कि कुलभूषण का मामला था तो हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ, बॉम्बे में हमने अपने लोग भेजे थे वहाँ हमला करने के लिए, वो वहाँ पे ज़ेरे बहस आ गया। यानी एक तरफ से पाकिस्तान के मसाइल हल कर, जी मैं ये कह रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की जा रही है, पाकिस्तान के दर्जात बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान की जो परसेप्शन दुनिया भर में एक अक्स कायम किया गया उसको ख़त्म करने के लिए। और ये मामला ख़ासकर उस दिन से शुरू हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म की तकरीर की थी। तो पूरी मुस्लिम उम्मा के बारे में, मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो गलत फहमियाँ थी उसको दूर करने के लिए भरपूर कोशिश की गई। और एक तरफ ये हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये एक डंडा बरदार फ़ौज बना दी गई है और वो पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। और FATF का मामला, जैसे मैंने आपसे बात की कि एक तरफ हमारे सर पे तलवार लटक रही है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, ब्लैक लिस्ट में करना है, उसका ताल्लुक सारा दहशत गर्दी और ऐसे मामलात के साथ है। हमारे ज़ुम्मे कोई 40 के करीब नुकात लगाए गए थे जिनमें 36 के ऊपर हमने एक्शन ली, यूँ आपको फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। मगर ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो जमातें हैं और ख़ासकर ये जो जमात है मौलाना की, ये क्या करना चाहते हैं? यानी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भयानक खेल खेल रहे हैं। और ये किसका मुद्दा है? ये पाकिस्तान के अंदर जो तवज्जो हटाने वाली बात है, ये कौन चाहता है? ये हमारे दुश्मन है ना। और ख़ासकर जो कश्मीर का मामला है उस पर तो इस वक्त भारत जो है वो तिलमिला रहा है और 75 दिन हो गए कर्फ्यू के, वो आज तक अपनी जगह से नहीं हिला। उसको ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। शायद लतीफ़ साहब की बात पूरी मुकम्मल तौर पर सुनाई नहीं दे रही। मैं चाहूँगा कि टेक्निकल टीम ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करे। हसन मुर्तज़ा साहब, ये हम बार बार ये चीज़ फील भी कर रहे हैं और अभी जिस तरह से शाहिद लतीफ़ साहब कह रहे थे और जगह पे भी छप रहा है, सारी दुनिया के अंदर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा एक जुलूस, एक एहतजाज, एक मार्च हो रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जो इत्तेहाद नाम की चीज़ है, उस इत्तेहाद नाम की चीज़ को बनाने के लिए अपोजिशन का एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की और अपोजिशन की इस सारे महाजराई में, जो बाहर की महाजराई है और अंदरूनी महाजराई है, इस महाजराई के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकती है? देखें फैसल साहब, इसमें ज़्यादा बेहतर होता अगर आप UIF का कोई नुमाइंदा बुला लेते हम उसको टेलीफोन लाइन पर लेते हैं। जिस तरह शाहिद साहब ने बात की और जिस तरह बसरा साहब ने बात की, वो ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता। ये तो बिल्कुल ही यकतरफा होगा, क्योंकि मैं JUIF का तो जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैं आप अपने पीपल्स पार्टी का जवाब दें। JUIF के भी गेस्ट जो है वो लाइन अप हो रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमने पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरीके से कश्मीर का इशू रेज़ किया भुट्टो साहब से लेके आज तक, शायद इमरान खान साहब ऐसा कभी भी ना कर पाएँ। और पीपल्स पार्टी ने अपनी एक्टिविटीज़ का रुख भी जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। ईद पर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती भी किया और वहाँ पे ईद की नमाज भी अदा की। और अब हम अपना फाउंडर्स डे जो है 30 नवंबर वो भी आज़ाद कश्मीर में मना रहे हैं। हमारे दिल आज़ाद कश्मीर के साथ धड़कते हैं। हम अपनी फ़ौज के आगे खड़े हुए हैं। हमने अपनी फ़ौज से बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी भी हैं और देनी भी हैं। हम कभी भी ना अपनी फ़ौज को पीछे छोड़ते हैं, ना ही अपनी कौम को अकेला छोड़ते हैं। हम इस इशू पर हज़ार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हम अपनी हुकूमत को भी ये कह चुके हैं कि हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम हर किस्म की यकजहती करने के लिए तैयार हैं। हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी मौक़िफ़ रहा है और बाहर भी हमारा यही है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदरूनी इश्यूज़ की,
जिसमें भूख है, जिसमें रोटी नहीं है, जिसमें इलाज नहीं है, जिसमें तालीम नहीं है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, उनको पसे पुश डालने के लिए आप कश्मीर इशू के पीछे तो ना छुपें। अब अगर कौम भूख से मर जाए और आप कहें जी कि कश्मीर इशू पे ये सौदाबाजी करें, कश्मीर इशू हमारी जानने हाजिर है, लेकिन हमें भूखा तो ना मरने दो। हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारी तालीम कमर्शलाइज हो गई है। इन चीज़ों की आवाज़ उठाएं तो ये कहते हैं जी कि कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। और कौन से 4 चांद लगा दिए इमरान खान साहब ने जिस पे ओपोजिशन जो है वो खामोश हो जाए, या आपका एक वो अभिनंदन पकड़ा जाता है, आप उसको शाम से पहले जाके बॉर्डर पर दे आते हैं। उस वक्त आपने कौम को इत्माद में लिया कि हम इसको वापस करने जा रहे हैं। क्यों किया वापस? हमारा एक तरफ हम बात करते हैं, अभी आपने सुनाई है अली मोहम्मद साहब की बात, जहाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम खैर सगाली के जज्बात लेके बॉर्डर पे पहुंचे होते हैं। वो हमें गोलियों से भून रहे हैं, हम उन्हें गुलदस्ते पेश कर रहे हैं। हम किसी वक्त शाही जोड़े के आने के ढोल बजा रहे होते हैं, किसी वक्त हम क्रिकेट की टीम का रोना रो रहे होते हैं कि जी क्रिकेट टीम कामयाब कर गई। दौरा मामले को पाकिस्तान में आखिर मामला है कि अंदरूनी, बात तो बिल्कुल ठीक है, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, गवर्नेंस मैनेजमेंट के भी इशूज़ हैं। आखिर हुकूमत कर क्या रही है महंगाई पर काबू पाने के लिए, और ये अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, इस पर काबू कैसे पाया जाए? इस वक्फे के बाद हिंदुस्तान की जारियत जारी है। कश्मीर के अंदर 77वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, मसाजिद बंद हैं, स्कूल बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, बंकर्स लगा के इंडियन आर्मी ने रास्ते रोके हुए हैं। एक तरफ तो मकबूजा कश्मीर में ये सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमले कर रहा है हिंदुस्तान, और ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की ज़बरदस्त कार्रवाई है, मुँह तोड़ जवाब है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। ये सारा इन्वायरमेंट सारी दुनिया के अंदर किस तरह से हिंदुस्तान पेश कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वॉर जारी है, पाकिस्तान की परसेप्शन को, पाकिस्तान की सारी जो कुर्बानियाँ हैं उसको धुंधला किया जा रहा है। मुल्क में एक एहतजाज का सिलसिला जारी है, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए वो इक़दाम नहीं कर पा रही, डिमांड्स अपोजिशन की चल रही हैं, और पाकिस्तान एक अजीब कशमकश के अंदर है। शायद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हमेशा से रहते हैं, इस दफ़ा तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो है। अस्करी और जमहूरी दोनों सिविल साइड्स जो हैं वो बहुत कनेक्टेड हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ हुकूमत का जो रवैया है, ये जिस तरह से पहल करनी चाहिए, ये जिस तरह से अपोजिशन खेल रही है, दूसरों के हाथों में कहा जा रहा है, कभी अपोजिशन के वो मुतालबात तस्लीम नहीं होते। सारे सिनेरियो में इन द एंड पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के परसेप्शन को नुकसान हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम से जिसकी वजह से आपका जवाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उस बात को कंप्लीट करें। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस तरह पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी इस मामलात को हल की तरफ जाए? देखिए जी, हकीकत में तो ये हुकूमत ही का फ़र्ज़ हुआ करता है। जो भी मसाइल मुल्क में पैदा होते हैं, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो हुकूमत ही का काम है कि उनको हल करना, और लोगों को दरपेश मसाइल हैं उनका हल ढूंढना। और ये आसान काम नहीं है, इसीलिए तो लोगों ने आपको हुकूमत में बिठाया, वरना पाकिस्तान में मेरी बारी तेरी बारी के नाम पर ये कई दहाइयाँ बीत गई। और इस मरतबा अगर इतने अरसे बाद एक तीसरी ताकत को पाकिस्तानी अवाम सामने लाए हैं, तो उसका मकसद यही है ना कि पाकिस्तान के जो मसाइल इस हद तक बिगड़ गए कि दोनों हुकूमतें करने में, उनको ठीक करने में नाकाम हो गई। नाकाम होने की वजह से ये नई ताकत जो है उसको सामने लोग लाए हैं ना। तो जो लोग जिस ताकत को सामने लाए हैं, उनको वो तो लोगों को इस तरह मायूस नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत की है, मगर दूसरी तरफ ये भी हमें देखना है कि हुकूमत को बमुश्किल 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, और पहले ही दिन से अपोजिशन और ख़ासकर ये जो जमात है JUIF, इसने एक रट लगा रखी है कि हुकूमत को गिराना है, और ख़ुद उनकी जो अपनी पोजीशन है वो भी सबके सामने है। जो तहरीक चला रहे हैं वो ख़ुद अपनी सीट तक नहीं जीत के आए, ख़ुद जो जमात है उसकी 4 से 5, 5 से 6 सीटें हैं। तो इस तरह ज़ाहिर ये होता है कि पीछे से कोई ना कोई तो पुश्त पनाही है ना,
और इतना जो इनको दे दिया गया है, जोन दे दिया गया है कि जी ये काम आपने करना है। अब ये अंदरूनी है, बैरूनी ताकतें हैं, कौन है, ये तो सबके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक ही फ्रीजिंग हो रही है। एक दफ़ा फिर शाहिद लतीफ़ साहब से हमारा रब्ता मुनक़्क़िद। क़ारी उस्मान साहब JUIF के सीनियर रहनुमा है। क़ारी उस्मान साहब, ये बार बार आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान कश्मीर वाले मामले के अंदर जब तेज़ी से आगे बढ़ता है, परसेप्शन ठीक करता है, हुकूमत को कम वक्त हुआ है, तेज़ी से काम करने की कोशिश करती है, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जिस तरह अभी शाहिद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे कि अब JUIF के पास सीटें कम है, लेकिन वो एहतजाज के चक्कर में मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है। क्या कहेंगे क़ारी उस्मान साहब? मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मसला ये है कि बदकिस्मती से हर इस वक्त जो इस तरह के जहन रखने वाला यही कहता है कि सीटें कम है और पुश पर कोई है। हम पहले ये वाज़ेह कर दें कि हमारी पुश पर कोई उंगली खड़ी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात से। हम उस पर यकीन रखते हैं, हम किसी और उंगलियों के इशारे पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और जहां ये कहा जा रहा है कि हम 5-6 सीटों से ऊपर नहीं हैं, मैं उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज करूं कि 2013 में हम 8-9 सीटों के साथ थे, आज हम 18 सीटों के साथ कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि हमने अपनी सीट नहीं जीत सके। और अगर जरा इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखें तो जिस हल्के से मौलाना फजलुर रहमान साहब को हराया गया है वहाँ 3% वोट पोल नहीं हुए। रिकॉर्ड क्यों मसख किया जा रहा है? जो कुछ खेल खेला गया था उस खेल के बदले ये सब कुछ हो रहा है। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ सारी दुनिया पे ये वाज़ेह है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही जो इस मुल्क पर महंगाई का ड्रोन हमला किया है, आज तो कोई बेचारा क़ारी साहब, मैं महंगाई पे बात करता हूं, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप सिर्फ इस चीज़ पर बताएं कि आज हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान में वो आपके डंडा बरदार जो कारकुन हैं उनको दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। मैं सवाल पूरा कर लूँ क़ारी साहब। क़ारी साहब, वो जो परसेप्शन पाकिस्तान में दे रहा है कि पाकिस्तान में पूरी फोर्सेस हैं, डंडा बरदार लोग हैं, फजलुर रहमान साहब हुकूमत को गिराना चाहते हैं। आज जो है सुबह हिंदुस्तान ने ये साबित करने की कोशिश की है, उनका मीडिया कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों के कैंप है। पहले वो फुटेज चलाते हैं डंडा बरदार लोगों का, उसके बाद कहते हैं दहशतगर्दी का कैंप है। ये जो हमारी कामयाबी है, यही तो ये कामयाबी है आपकी। ये किस तरह कामयाबी है आपकी? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात आपको बता रहा हूँ। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है सारी बात। फैसल भाई मेरी बात सुने जी। जब गुज़श्ता 2014 को 2000 धरना था, उसका आगाज जब हुआ था और उस वक्त मुसल्लह गाड़ियां फिर रही थी, उस वक्त के डंडे और वो असलहा किसी को नजर नहीं आता है। ये क़ारी साहब, ये आप परेड मार्च ले रहे हैं, सलामी हो रही है, ये कायदा पूरा बाकायदा तौर पे परेड हो रही है, ये तो ये आइन के खिलाफ है ये सारी चीज। मैं बत्ती आइन, ये इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं, आइन के खिलाफ नहीं है। हम आइन के अंदर हुदूद में रहते हुए ये आप किस तरह सलामी ले सकते हैं? मार्च हो सकता है, किस तरह डंडा बरदारी कैसे हो सकते हैं? मलेशिया कैसे बन सकती है पाकिस्तान में? फैसल भाई, आपके सवाल को जरा मैं जवाब पूरा दे दूं। जी। जब भारत में इंतखाबात हो रहे थे तो हमारा आज का सिलेक्टेड वजीर आजम उनके लिए दुआ कर रहा था, उनकी कामयाबी के लिए। ये अलग बात है। देखिए, मैंने आपसे सवाल सीधा पूछा, इंडियन मीडिया दिखा रहा है सबसे पहले डंडा बरदार फजलुर रहमान साहब सलामी ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहा है कश्मीर के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के कैंपों पे हमला किया। और आप छोड़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। जी कहिए। अगर हमारे अंदर हाथों में जो डंडे हैं उनको वो दिखा रहे हैं, तो ये दोनों भाई आपस में मिले हुए हैं। ये जब सलामी करके सलाम करने वाले, मिलने वाले, एक टेबल पे खाना खाने वाले इमरान खान साहब और मोदी साहब, ये दोनों मिले हुए हैं। वो इस तरह तो अजीत डोवल के साथ फजलुर रहमान साहब की तस्वीर भी है। जब उन्होंने 3 साल पहले विजिट किया था तो अजीत डोवल के साथ फजलुर रहमान साहब बराबर में बैठे हुए हैं। मेरी बात सुने, वो इस तरह बैठा तो सारी दुनिया बैठती है, लेकिन इन चीजों को देखेंगे जिस तरह गुलदस्ता पेश करते हुए दोनों हाथों के सलाम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? और कश्मीर का सौदा ये उनके साथ कर चुके हैं, कश्मीर का सौदा तो हो चुका है। इस वक्त की जो एनवायरनमेंट है क़ारी साहब, आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है आज जो हुआ है, जो पाकिस्तानी अफवाज
2 जवान शहीद हुए हैं और हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया है 9 इंडियन जो उन्हें हलाक किया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो एक परसेप्शन है, उस सारे सूरत हाल में एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तानी जमात होने के नाते, जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा थी या सिर्फ हमारे किसी साथी पे बल भी पड़े पाकिस्तानी पर, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और हम हिंदुस्तान को, यही तो वजह है कि हम इन बुज़दिल हुक्मरानों की वजह से हम मार खा रहे हैं। हम अपने उस फौज को सलाम पेश करते हैं जो जिस दलेरी और बहादुरी से उन जालिम और बुज़दिल फौज का मुकाबला हमारी फौज कर रही है, ये तो हम सलाम पेश करते हैं। और यही वजह है कि फौज की उस बहादुरी की वजह से पाकिस्तान का सर जो है दुनिया में बुलंद है, वरना इन हुक्मरानों की वजह से तो हम हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात जो आप कर रहे थे, महंगाई वाली। इस वक्त वाकई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है। मैं चाहूंगा कि मैं आपको सुनवाऊं रेट्स क्या हैं, जो रेट्स क्या है। मैं आऊंगा बसरा साहब आपके, मैं हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो बड़ा मसला है, जो आम आदमी का मसला है, जो निचले तबके के लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सहूलियात पैदा करूंगा, वो बहुत बुरी तरह पिस रहा है। सब्जी की कीमतें आप देख के हैरान हो जाएंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतें बहुत अरूज पर पहुंच गई हैं, सेंचुरी हो गई है। बहुत सारे आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, इनकी प्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। कुछ मैं आपको दिखाना सुनवाना चाहता हूं, देखिए। महंगाई हद से ज़्यादा है, क्या करें। हम तनख्वाह ले रहे, 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होते हैं। इधर सब्ज़ी लेने के लिए आ जाए तो बोलते 100 रुपये के, 120 रुपये के। तो हम अपनी जेब को देखते, जेब में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, बस क्या करें, मजबूरी है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पड़ेगा भी नहीं। जब आपका पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है तो आपको चाहिए ना कि उनको हर महीने तनख्वाह देते हैं। कोई 17 ग्रेड में है, कोई 18 में है, कोई 20 में, सब खा रहे हैं। वही डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हाल है। 80 रुपया किलो दिए ना प्याज। महंगा है, महंगा है, बहुत महंगाई है भाई। ये सब कुछ इमरान खान के बाद ही हुआ है, तो इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था। प्याज, लोग प्याज से रोटी खा लेते हैं, वो भी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। तो इसके लिए तो आवाम को बाहर आना पड़ेगा। बहुत गरीब तो बेचारा खा ही नहीं सकता, ना पी सकता है। ये तो बस अल्लाह ताला ही है जो चला रहा है घर। कि मंडी में नॉर्मली रूटीन में 40 रुपए किलो मिर्ची होती थी, अभी 80 रुपये पाव है। अब लोग क्या करते हैं, किलो का रेट नहीं बताते ताकि ज़्यादा ना लगे। हालांकि 80 रुपये का मतलब है 320 रुपये किलो। और ये महंगाई जो है ना, ये दुकानदारों ने की हुई है कि उन्हें पता है कि जनाब और मुल्क सीधा हो गया, थोड़ी सी हवा फैल गई कि ये पाकिस्तानियों का हाल है। पाकिस्तानियों का हाल है। भिंडी जो है उसके प्राइस 120 रुपये किलो। मिर्च के प्राइस आपने देखे 80 रुपये पाव मिल रही है, 80 रुपये किलो प्याज मिल रही है। ये पाकिस्तानी किस तरफ जाए। कल एक इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने उसकी सदारत की। कह रहे हैं जो बीच में आड़ती है, जो पैसा बनाता है, उसको हटाया जाए। मैं तो हैरान था, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हमने, मुशीर हैं इंफॉर्मेशन की, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक कैसे होगी? पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा शिकवा ये है कि फैसले कर लेते हैं, इजलास हो जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, डिलीवरी नहीं है। इतनी महंगाई में बसरा साहब पाकिस्तानी किस तरह जिए? ये सारी सूरत हाल किस तरह काबू पाएंगे महंगाई की? फैसल आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टच किया, लेकिन मैं पहला जो कश्मीर के हवाले से बात चल रही थी, अभी आप इस पे आए, महंगाई पे। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं बसरा साहब चाहता हूं महंगाई के ऊपर बात करें। एक फिक्रा जी फैसल, एक फिक्रा कह के आगे, कश्मीरियों के खून से जो गद्दारी करेगा, मैं उसको इंसान नहीं समझता बल्कि मुसलमान नहीं समझता। और इस मौके पे फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस वक्त इनकी टाइमिंग आप मुलाजा करें। एक तरफ हमें बसर साहब, ये आपने बात कह दी थी, मैंने कारी साहब से जवाब ले लिया। मैं चाहूंगा महंगाई वाले मामले में बात करें। गवर्नमेंट है कहाँ? गवर्नमेंट क्यों काबू नहीं पा रही इसके ऊपर? अब मैं फैसल में अर्ज करता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई कतई दो राय नहीं है कि इस वक्त महंगाई है और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये हुकूमत का ही काम है। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी ली है। लेकिन फैसल आप क्या समझते हैं? अभी वो दोस्त कह रहे थे कि जी क्या ये 1 साल में सारा कुछ हो गया? 70 साल यहाँ पे एक जंगल का कानून था। ये लोग अमीर से अमीर तर हो गए। पाकिस्तान कर्जों में डूब गया। पाकिस्तान का पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख 70 साल को मारे गोली जी क्यों नहीं हुए? अभी वो हसन मुर्तज़ा साहब बैठे हैं,
हसन मुर्जा साहब बैठे हैं, मुझे ये बता दें इनके लीडरान जो हैं वो क्यों अरबपति और खरबपति हैं? मियां नवाज शरीफ के बच्चे अरबपति और खरबपति? इससे इतना पूछ ले शौकत बसरा से, इससे इतना पूछ ले कि ये जो 10,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया है वो किस लिए लिया है? आपने अपनी महंगाई का बताना है। आपने जरदारी साहब के आप साथ थे नहीं, आप टर्म नहीं है, आप जब ज्यादती करेंगे आप अपनी टर्म पे बात कीजिएगा। नहीं, हम दोनों नहीं करेंगे, लेकिन आपने महंगाई का बताना है। हौसला करें, आपसे जरदारी साहब का किसी ने नहीं पूछा। हौसला तो करें, सवाल मुझे हुआ, अपने टर्म पे जवाब दीजिएगा। क्या हम तो कर्ज उतारने के लिए भाई कर्ज ले रहे हैं? जरदारी साहब के हवाले से अगर बात की ना बसरा साहब कि अगर पाकिस्तान कर्जों में डूब गया है, पाकिस्तान 32,000 अरब का कर्जा है, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का अरब, आप गरीब क्यों नहीं हुए? आप पे कर्जे क्यों नहीं चढ़े? आपका बेड़ा गर्क क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गया और यहाँ आके बड़े मासूम बन के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पेरोल पर थे। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि जब बात की जाती है किसी भी सियासी जमात के रहनुमा से कि उसके दौर के अंदर क्या मामला था और मौजूदा हुकूमत क्या बनती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम इजलास किया। 14 महीने के बाद महंगाई का ख्याल आया, इमरान खान साहब को इजलास हुआ और बीच में तय ये पाया कि जो नर्क हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ी आम आदमी नहीं ख़रीद सकता, गोश्त आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? जब मैंने ये सवाल किया हुकूमती तर्जुमान हैं, बड़े अहम आदमी बसरा साहब से, तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साहब हैं मुर्तज़ा साहब, उन्होंने जो है वो ये जवाबन कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन अमली तौर पर गवर्नेंस मैनेजमेंट हुकूमत की बहुत वीक है, जिसकी वजह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।